काव्या सुहाग रात की सेज पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर घूंघट था। मन में एक अजीब सी खुशी और थोड़ा सा डर भी था। काव्या को इंतजार था कि कब दरवाजा खुलेगा और उसका जीवन साथी, उसका पति समीर अंदर आएगा और वो दोनों अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात को बिताएंगे। तभी सन्नाटे को चीरती एक आवाज उसके कानों से टकराई, जिसे सुनकर वो एकदम से चौंक पड़ी। धीरे धीरे वो आवाजें तेज होने लगी और उसने जैसे ही घूंघट उठाकर देखा तो उसका खून मानो जम सा गया। उसने देखा कि उसके आसपास 4 घूंघट वाली औरतें अपनी चूड़ियों को बजा बजा कर बैठी रो रही हैं। उन्हें देखकर काव्या बुरी तरह डर गई। उन औरतों ने काव्या को धकेलकर बेड पर गिरा दिया। 2 ने उसके हाथ और पैरों को जकड़ लिया और तीसरी औरत अपनी उंगली को उसके पेट पर घुमाने लगी। बचाओ समीर! अरे, ये तो बहू की आवाज है। उसकी सास और उसका पति समीर भागते हुए आए। जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचे तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। काव्या बेड पर मरी पड़ी थी और बिस्तर पर खून फैला हुआ था। नेहा ने जैसे ही आंखें खोली तो उसका चेहरा खिल उठा। अमन अपना एक घुटना जमीन पर टेके बैठा था। उसके हाथ में एक अंगूठी थी। आई लव यू नेहा, मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर नेहा हैरान रह गई। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और अमन ने उसी समय उसे अंगूठी पहना दी। ठीक उसी समय गांव की एक पुरानी झोपड़ी में बैठी एक औरत जोर जोर से हंसने लगी। फिर से शुरू होगा मौत का तांडव। वहीं दूसरी तरफ जंगल में अचानक मौसम बदल गया। आउच! तूफानी हवा चलने लगी। नेहा और अमन के लिए अपनी आंखें खोलना भी मुश्किल हो गया। दोनों का हाथ छूट गया। अमन ने एक पेड़ को पकड़ लिया और नेहा हवा के बहाव के साथ पीछे ढलान की तरफ लुढ़क गई। अमन! नेहा ढलान से होते हुए नीचे गिरने लगी। अमन अभी भी आंख नहीं खोल पा रहा था। नेहा ढलान से होती हुई एक जगह जाकर रुकी। तभी अचानक से सब कुछ शांत हो गया और अमन ने खुद को अकेला पाया। नेहा! नेहा! नेहा की आंख खुली तो दूर दूर तक कोई नहीं था। ओह माय गॉड, ये मैं कहां आ गई? उसने खुद को संभाला और खड़ी हुई। लेकिन तभी उसे पायल की छन छन और चूड़ियों की खनक सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? उसने इधर उधर नजरें दौड़ाईं तो उसे कुछ ही दूरी पर एक औरत नजर आई, जिसके चेहरे पर घूंघट था और वो छन छन करती हुई उसी की तरफ आ रही थी। कौन है? तभी उस औरत ने रोना भी शुरू कर दिया। अब नेहा को डर लगने लगा था और वो औरत कुछ ही दूरी पर थी। तभी वो औरत बिजली की रफ्तार से नेहा के करीब आई और जोरों से चिल्लाई। इससे नेहा का दिल दहल उठा और वो उसे धक्का देकर वहां से भागी। अमन, बचाओ! वो पीछे देखते हुए आगे की तरफ भागी जा रही थी। कुछ ही देर बाद वो अचानक अमन से टकरा गई। बाकी सभी लोग भी अमन के साथ ही थे। नेहा बहुत डरी हुई थी। वो कस के अमन से चिपक गई। अमन ने भी उसके सर पर हाथ रख लिया। विक्रम और बाकी सभी दोस्त इनको देख रहे थे। अरे क्या हुआ नेहा? आर यू ओके? नेहा ने भी ध्यान किया कि सभी लोग वहां हैं और वो अमन से अलग हुई। तू यहां क्या करने आई थी? इस पर नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों के सामने अभी भी वही औरत घूम रही थी। चलो कैंप चलते हैं। वो डरी हुई है, उससे ज्यादा सवाल मत करो, विक्रम ने कहा। ये सभी वापस कैंप पर पहुंचे और फिर सोने के लिए चले गए। लेकिन नेहा को अभी भी उस औरत के ठंडे हाथों का स्पर्श अपनी बाजुओं पर महसूस हो रहा था। उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था, कौन थी वो? कैसे पलक झपकते ही मेरे करीब आ गई थी? सुबह होने पर ये सभी हाइकिंग के लिए निकल गए। कबीर के हाथ में एक कैमरा था जिससे वो सब कुछ रिकॉर्ड करता हुआ चल रहा था।
तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं माउंटेन पर। ये है हमारा ग्रुप और इस ग्रुप में सबसे ज्यादा ब्रेव बॉय मैं हूं। और ये कैमरामैन कबीर तो बस बकबक करना जानता है। साले मेरी वीडियो खराब कर रहा है। घंटों की चढ़ाई के बाद ये सभी पहाड़ की चोटी के पास पहुंचे, जहां एक झरना भी बह रहा था। अरे वाह, कितना मस्त व्यू है यार। अमन देखो, कितनी सुंदर जगह है। अरे वाह, यहाँ तो झरना भी है यार। इसके बारे में तो हमने कुछ सोचा ही नहीं था। चलो चलते हैं, लेट्स टेक अ शावर। ये सभी खुश होते हुए झरने की तरफ भागे और उसके नीचे खड़े होकर नहाने लगे। कितना ठंडा पानी है यार। ऊपर से इन पर पानी गिर रहा था और नेहा उसे आंखें बंद करके महसूस कर रही थी। तभी कुछ देर बाद उसे ठंडी हवा लगने लगी। उसने आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक सुनसान जगह पर पाया। उसके दिल की धड़कन रुक सी गई जब उसने देखा कि वही घूंघट वाली औरत उसके सामने खड़ी रो रही है। वो बेहद डर गई और उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि तभी पीछे से उसके कंधे पर एक हाथ आया। नेहा, उसने देखा कि वो अभी भी झरने के नीचे ही है और वो औरत दूर दूर तक कहीं नहीं है। क्या हुआ नेहा? वो वो कुछ नहीं। ये सभी हाइकिंग का पूरा मजा ले रहे थे। शाम होने तक ये वापस अपने कैंप पर आ गए। सच में यार, बहुत मजा आया। ये सभी 10 बजे तक खा पी कर सो चुके थे और 1 बजते ही फिर से अमन और नेहा एक दूसरे से मिलने के लिए कैंप से बाहर निकले। नेहा, क्या हो गया था आज तुमको? बहुत खोई खोई सी लग रही थी। अमन, तुमको क्या बताऊं, जब मैं उस ढलान से नीचे गिरी तो तभी विक्रम वहां आ पहुंचा और उसे देखकर ये दोनों चौंक पड़े। भैया! देखो अमन, तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। ये सुनकर अमन और ज्यादा डर गया। भैया, अब प्लीज मां बाबूजी को कुछ नहीं बताना। अरे बताऊंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा, और तुम दोनों की शादी कैसे करवाऊंगा? ये सुनकर दोनों की चेहरे पर मुस्कान झलक आई। अमन ने विक्रम को गले से लगा लिया और नेहा भी मुस्कुराने लगी। हाइकिंग के बाद अब ये सभी वापस दिल्ली पहुंच गए थे। भैया, आप मां बाबूजी को हमारे बारे में कैसे बताएंगे? मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे मां बाबूजी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा। वो क्या? यही कि वो अमन और उस लड़की से मिलना चाहेंगे। लेकिन भैया, ये होगा कैसे? तुम दोनों चिंता मत करो। तुम्हारे भाई विक्रम के होते हुए तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। अब बस देखते जाओ। इस तरफ गांव की हवेली में अमन और विक्रम की मां देविका और पिता ठाकुर रघुवीर सिंह आपस में बातें कर रहे थे। ठाकुराइन, तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? वो हमसे मिलने आएंगे भी या फिर दिल्ली में ही बस कर रह जाएंगे? नहीं जी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो जरूर आएंगे। हो सकता है उनको समय ना लग पा रहा हो। तभी मोबाइल बजा। हेलो, हेलो माँ, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। देखिए जी, उसी का फोन है। देविका ने फोन स्पीकर पर डाला। बोलो विक्रम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूं माँ। माँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पता नहीं आप सुन भी पाएंगी या नहीं। अरे, क्या हुआ बेटा? कोई बुरी खबर है क्या? माँ, वो अमन हमारे कॉलेज में साथ पढ़ने वाली एक लड़की को पसंद करता था और उन्होंने आज मंदिर में शादी कर ली। विक्रम की ये बात सुनकर इधर नेहा और अमन भी हैरान रह गए। विक्रम भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? ये सुनकर ठकुराइन बुरी तरह घबरा गई और ठाकुर रघुवीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो टेलीफोन के पास आया और बोला, उसकी इतनी हिम्मत! उसने हमसे बिना पूछे शादी कर ली। अमन से कहना कि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं। ऐसा बोलकर ठाकुर ने फोन कट कर दिया। देखा भैया, मैंने कहा था ना उन्हें बताना ठीक नहीं होगा, और आपने तो सीधा शादी का ही बोल दिया। अब क्या होगा विक्रम भैया?
अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बाबूजी को जानता हूं। देखना तुम रात होने तक उनका कॉल आ जाएगा। अमन और नेहा बहुत परेशान थे और इधर ठकुराइन देविका भी बहुत डरी हुई थी। ठाकुर रघुवीर इधर से उधर चक्कर काट रहा था। आखिरकार उसने टेलीफोन उठाकर विक्रम को कॉल लगाया। हेलो विक्रम बेटा, हम अमन और उस लड़की से मिलना चाहते हैं, तीनों गांव आ जाओ। ये कहकर उसने कॉल रख दिया और तभी नेहा और अमन खुशी से उछल पड़े। भैया आपने तो कमाल कर दिया। वहीं उस झोपड़ी में बैठी वो रहस्यमयी औरत जोर जोर से तालियां बजा बजा कर हंस रही थी। घर में फिर से दुल्हन आ रही है, उसके स्वागत की तैयारी की जाए। अगले दिन विक्रम, अमन और नेहा हवेली पहुंचे। नेहा दुल्हन के जोड़े में थी, क्योंकि ठाकुर रघुवीर और ठकुराइन देविका के लिए नेहा और अमन पति पत्नी थे। एक नौकरानी भी वहां होती है। नेहा बेटी, कलश को पैर से गिराकर अंदर आओ। नेहा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कलश को पैर से गिराया, लेकिन जैसे ही चावल जमीन पर बिखरे तो वो बिल्कुल काले हो गए थे। हे भगवान, ये तो अपशगुन है। ऐसा कुछ नहीं होता, मेरी ही गलती है, मैंने चावल पुराने डिब्बे से निकाले थे। देविका ने बात संभाली। बहू, तुम आगे आओ। अरे वाह, हमारी बहू तो बहुत खूबसूरत है। अब पता चला कि हमारे छोटे बेटे को बड़े भाई की शादी का सब्र क्यों नहीं हुआ। इस पर सभी के चेहरे खिल उठे। नेहा ने ठाकुर के पैर छुए। ठाकुर ने काफी रूखे स्वर में कहा, जीती रह। उसके बाद ठकुराइन नेहा को कमरे में ले गई, जहां सुहागरात की सेज सजी थी। तुम यहीं बैठो बहू, कुछ देर में अमन भी आता होगा। नेहा सेज पर बैठी थी और अमन के आने का इंतजार कर रही थी। उसने तिरछी नजर से दरवाजे की तरफ देखा और फिर से नजरें झुका ली। तभी उसे चूड़ियों की खनक सुनाई दी। उसने धीरे से नजरें उठाकर आईने में देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पाया कि एक घूंघट वाली औरत ठीक उसके पीछे खड़ी है। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। तभी उसने वापस आईने की तरफ देखा तो उसमें भी कोई नहीं था। ये क्या हो रहा है मुझे? तभी पीछे से उसके कंधे पर दो हाथ आए और उसने जैसे ही पीछे देखा तो उसके सामने थी वही चार घूंघट वाली औरतें। उन्होंने भयानक आवाजों में रोना शुरू कर दिया। उनकी आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि नेहा का दिल दहल उठा। तभी उनमें से एक औरत ने नेहा का मुंह पकड़कर दबा दिया और बाकी दो ने उसके हाथ और पैर पकड़ लिए। नेहा के मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। वो छटपटा रही थी। वो सभी औरतें बहुत बुरी तरह से रो रही थीं। नेहा का सर फटा जा रहा था। उसकी सांस टूट गई और फिर उसी समय वो बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो बिस्तर पर सही सलामत थी। उसके बराबर में ही अमन भी सो रहा था। अमन, अमन उठो। अमन ने आंखें खोली और उसे अपने सामने पाकर स्माइल करते हुए उठा। गुड मॉर्निंग, कैसी हो जान? नेहा, तुमको पता है कल मेरे साथ क्या हुआ? मैं इस सोच में था कि हमारी सुहागरात होने वाली है, वो भी बिना शादी के, और जब मैं कमरे में आया तो तुम थक कर सो चुकी थी। ये कहकर अमन ने नेहा को गले से लगा लिया और नेहा सोचती रह गई कि जो भी उसके साथ हुआ वो सच था या जो अभी अमन ने बताया वो सच है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अमन ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने ठकुराइन देविका नाश्ते की थाली लिए खड़ी थी। उठ गए बेटा, लो तुम दोनों का नाश्ता। धीरे धीरे दिन अच्छा गुजर रहा था और वो अपने साथ हुई अजीब बातों को भूल चुकी थी। सभी उसे काफी पसंद कर रहे थे, लेकिन ठाकुर के चेहरे पर अभी भी परेशानी के भाव नजर आ रहे थे। शाम होने पर देविका किचन में खाना बना रही थी। नेहा, नेहा! तभी नेहा को अमन की आवाज सुनाई दी और वो कमरे से निकली। अमन, कहां हो? नेहा, इधर आओ! नेहा आवाज सुनकर बाहर पहुंची तो उसको दूर खड़ा अमन नजर आया। अमन, वहां क्या कर रहे हो तुम? इस पर अमन ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे हाथ के इशारे से बुलाया।
नेहा अब उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अमन अपने कदमों को उल्टे ले रहा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और वो उल्टे कदम बढ़ाता हुआ जंगल में दाखिल हो रहा था। अमन, रुको तो, वहां जंगल में कहां जा रहे हो? अमन उसे देखकर बहुत जोरों से हंसा और वहां से एक तरफ भाग गया। नेहा भी उसके पीछे भागी और जंगल में पहुंच गई, लेकिन अब अमन उसे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। अमन, तुम कहां हो? मुझे डर लग रहा है। तभी उसे वही चूड़ियों की खनक सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर वो एकदम से चौंक पड़ी। कौन है? उसने देखा कि सामने से वही घूंघट वाली औरत उसकी तरफ रोते हुए बढ़ रही थी। उससे डरकर नेहा दूसरी तरफ भागी, तो वहां से भी एक घूंघट वाली औरत उसके करीब आ रही थी। अमन, मुझे बचाओ। इसी तरह उन चारों औरतों ने नेहा को चारों दिशाओं से घेर लिया था और उनके रोने की आवाज बढ़ती जा रही थी। कौन हो तुम लोग? कौन हो? वो जोरों से चिल्लाई और उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो औरतें उसके बिल्कुल करीब आ गईं और जोर जोर से विलाप करने लगीं। इस तरफ अमन बाथरूम से नहा कर निकला। उसने देखा कि नेहा कमरे में नहीं है, तो उसको काफी हैरानी हुई। माँ, क्या नेहा आपके पास है? नहीं, बहू तो किचन में खाना बना रही थी। इस तरफ नेहा का बहुत बुरा हाल था। उन चारों औरतों ने अपने नुकीले नाखूनों से उस पर हमला किया। आह! नेहा जमीन पर गिर गई। उसके चेहरे पर खरोंचें आ गई थीं। उनमें से एक औरत उसके सीने पर चढ़ बैठी और फिर वो नेहा का मुंह दबाने लगी। नेहा को अब चक्कर आने लगे थे। उसकी आंखें बंद होती जा रही थीं। मां, बाबूजी, जल्दी चलो, नेहा पूरे घर में कहीं नहीं है। अमन, ठाकुराइन देविका, विक्रम और ठाकुर रघुवीर चारों नेहा को ढूंढते हुए जंगल पहुंचे। वहां का मंजर देखकर उनका दिमाग घूम गया। नेहा बेहोशी की हालत में बरगद के पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी। उसके पैर में 2 जटाएं लिपटी हुई थीं। अरे, उतारो उसे! इन्होंने नेहा के पैर से जटा खोलकर पेड़ से उतारा और ये सभी नेहा को घर ले आए। अमन ने नेहा को सोफे पर लिटाया तो उसने गौर किया कि उसके गले में मोतियों का हार है और हाथों में चूड़ियां हैं। ये सब इसके पास कैसे आया मां? क्या ये आपने इसको पहनाया था? उसे देखकर ठाकुर और देविका के चेहरे का रंग उड़ गया। जिसका डर था वही हुआ। मां, बाबूजी, ये सब हो क्या रहा है? आप लोग मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? तभी गांव का मुखिया, सरपंच अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर वहां पहुंचा। ठाकुर साहब, मैं तांत्रिक बाबा को लेकर आया हूं। मैं बताता हूं इसे क्या हुआ है। बाबा ने एक मंत्र बुदबुदाकर नेहा के माथे पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद की। उन्होंने देखा कि एक सुनसान जगह पर नेहा पेड़ पर उल्टी लटकी है और वो चारों औरतें उसके पास बैठी रो रही हैं। राम राम राम! क्या हुआ बाबा? नेहा की आत्मा अंधेरी आत्माओं की दुनिया में है। उन्होंने नेहा को बंधक बना रखा है। बंधक बना रखा है? किन्होंने बाबा? आप किसकी बात कर रहे हैं? इस पर तांत्रिक ने मुखिया जी की तरफ देखा। ठाकुर रघुवीर सिंह, पिछले साल में जिन 12 नई वधुओं की मौतें हुई हैं, उनमें एक बात आम पाई गई है कि वो सभी ठाकुर घरानों की बहुएं थीं। ये सुनकर विक्रम और अमन हैरान रह गए। क्या इस गांव में पहले भी 12 बहुएं मर चुकी हैं? वो भी सिर्फ 1 साल में? पिताजी, ये सब क्या है? ठाकुर का चेहरा अब पीला पड़ चुका था। ठाकुर, बताओ हमें, क्या राज है जो तुम हमसे छिपा रहे हो? कौन है वो रोती हुई औरतें जो ठाकुर घरानों की बहुओं को मार देती हैं? बंजारन, गुलाबो बंजारन, ठाकुर ने भारी आवाज में कहना शुरू किया। ये बात 3 साल पुरानी है। उस समय मेरे बड़े भाई संग्राम सिंह भी गांव में रहा करते थे। गुलाबो हमारे पास आई थी।
मुझे मेरे चारों पुत्रों के लिए आपकी बेटियों का हाथ चाहिए। मुझे मना मत कीजिएगा, मैंने कहा था। गुलाबो बोली थी, ठाकुर साहब, हमारी क्या हैसियत कि हम आपके घर का रिश्ता ठुकराएं, लेकिन हम बंजारे हैं और आप ठाकुर। आपके समाज के लोग मेरी बेटियों का आपके घर की बहू बनना कभी पसंद नहीं करेंगे। मैंने उसे भरोसा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा गुलाबो, तुम बस शादियों के लिए हां कर दो। मैं चाहता हूं मेरी चारों बेटों की बहुएं बंजारे कबीले से हों, जिससे समाज में ऊंच नीच जैसी सभी बुरी भावनाएं खत्म हो जाएं। यह सुनकर गुलाबो को बहुत खुशी हुई और उसने हां बोल दिया। हम कल ही शादी करके तुम्हारी बेटियों को अपने घर की बहू बना लेंगे। विवाह समारोह का सारा इंतजाम हमारे ही घर में होगा, ठाकुर ने बताया। गुलाबो अपनी चारों बेटियों को लेकर खुश थी, लेकिन पांचवी और सबसे छोटी लड़की मीरा को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अगले दिन गुलाबो अपनी चारों बेटियों को ठाकुर के घर ले गई। मंडप तैयार था और एक पंडित वहां बैठा था। मुहूर्त हो गया है ठाकुर साहब। जी पंडित जी। सभी वधुएं कुंड के पास पहुंची। लेकिन ठाकुर साहब, आपके बाकी बेटे कहां हैं? सिर्फ एक ही बेटा कुंड के पास बैठा है, गुलाबो ने पूछा। तीनों दूल्हे भी आते ही हैं, फिक्र मत करो, जाओ तुम लोग वहां जाकर बैठो। वो चारों दुल्हन बनी लड़कियां कुंड के पास बैठ गईं, जहां संग्राम सिंह का बड़ा बेटा बैठा हुआ था। तभी पंडित ने एक बड़ा सा मंत्र पढ़ा। ठाकुर, यही सही समय है। उसके इतना कहते ही ठाकुर के लड़के ने तलवार उठाई और एक एक करके खचाक से उन चारों दुल्हनों की गर्दनें उड़ा दी। ये मंजर देखकर गुलाबो का मानो कलेजा फट गया। हो गई बलि संपन्न, ठाकुर हंसा। ठाकुर, ये तूने क्या किया? मेरी चारों बेटियों को खत्म कर दिया? हाँ, कर दिया। तुझे क्या लगा था मैं तुझ जैसी बंजारन की बेटियों को अपने घर की दुल्हन बनाऊंगा? तो क्यों आया था मेरे घर रिश्ता लेकर? मुझे मेरे कारोबार में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। हमारे तांत्रिक ने हमें बताया कि अगर मेरे पुत्र के हाथों एकादशी की रात 4 दुल्हन बनी लड़कियों की बलि दे दी जाए तो हमारे घराने पर लगा दोष हट जाएगा। फिर मैंने सोचा कि तेरी 5 बेटियों में से अगर मैं 4 की बलि दे भी दूं तो तू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। गुलाबो रोते हुए चिल्लाई, ठाकुर, तूने कहा है ना कि एक बंजारन लड़की कभी तेरे घर की बहू नहीं बन सकती। अब तू देखना, आज से मैं पूरे ठाकुर घराने को श्राप देती हूं कि आज के बाद जो भी लड़की ठाकुरों के घर की बहू बनेगी वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। मेरी चारों मरी हुई बेटियों की आत्माएं उसे खत्म कर देंगी। उसके बाद मौत का ऐसा तांडव हुआ कि गांव में जितने भी ठाकुर हैं सभी के घर शादी होती तो दुल्हन शादी की रात या फिर 1 हफ्ते के अंदर ही मर जाया करती। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। पिताजी, आपको हमें एक बार तो ये सब बताना चाहिए था ना। और मुखिया जी, आपको कैसे ये सब नहीं पता था? मैं 2 साल पहले ही इस गांव में आया था और 1 साल से यहां का सरपंच हूं, इसीलिए मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। बाबा, मेरी नेहा को बचा लीजिए, मैं उसे खोना नहीं चाहता। अमन रोने लगा। ये बंजारन की आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं, मैं इसमें तुम लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकता। बाबा ने हाथ खड़े कर दिए। अमन बहुत ज्यादा दुखी था। वो सोफे पर पड़ी नेहा को देखकर रोने लगा। लेकिन विक्रम के दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था। वो उसी समय घर से निकल गया। विक्रम बेटा, कहां जा रही हो? विक्रम ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। इधर विक्रम उस बंजारन गुलाबो के घर पहुंच चुका था। बताइए, क्या गलती है मेरे भाई की या उस लड़की की जो उससे प्यार करती है? अरे ठाकुर साहब के लाडले, हम बंजारनों के घर आए हैं, ये कैसे हो गया? हम बंजारे तो आप लोगों के घर के नौकर बनने लायक भी नहीं। गुलाबो ने ताना मारा। तभी विक्रम ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। उनको कैसा लगा होगा, कभी सोचा है? विक्रम ने कमरे में आकर कहा, इन्होंने उसी बंजारन की 5वीं बहन मीरा से शादी की है जो ठाकुरों के घर की बहुओं को मार रही थी। मीरा का जवाब सुनकर वो चारों लड़कियां बुरी तरह रोने लगी। ये सुनकर सभी ने सुकून की सांस ली। मीरा भी अपने कमरे से निकलकर बाहर उनके पास आ गई। ठाकुर ने विक्रम को गले से लगा लिया
और फिर मीरा से बोले, बहू, आशीर्वाद नहीं लोगी? ये सुनकर मीरा ने ठाकुर और ठाकुराइन के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस तरह ठाकुर घरानों को शाप से मुक्ति मिली और ऊंच नीच की इस सीमा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी डरावनी कहानी। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको आखिर तक डर और सस्पेंस से बांधे रखा होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप ऐसी ही और भी खौफनाक, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल रियल हॉरर हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई हॉरर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि आज की कहानी आपको कैसी लगी और अगली बार आप किस तरह की हॉरर स्टोरी देखना चाहते हैं। वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो रात में अकेले हॉरर वीडियोस देखने की गलती करते हैं। तो मिलते हैं अगली एक और सच्ची लगने वाली खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और रात में थोड़ा संभल कर रहना।